नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस समय अर्थव्यवस्था की जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसकी एक लेक्चर सीरीज पर काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इस वक्त भारत का आयोजनागत विकास यानी पंचवर्षीय योजनाएं। और पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत जिस तरह के जो कार्यक्रम हैं उन्हें लागू किया गया है, इस तरह के सवाल खासतौर से प्रीलिम्स में बहुत आते हैं और मेंस में इनकी ज़रूरत एनालिसिस के लिए होती है। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर वेदांत और आप लोगों को आज जो पढ़ना है वो छठी पंचवर्षीय योजना यानी 6 ईयर प्लान से आगे पढ़ना है, क्योंकि इसके पहले के वीडियो में हमने 5वीं पंचवर्षीय योजना तक की बातें आपको बताई हुई थी। ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि छठी पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से 1980 से 85 के बीच में ना चली। जैसा आपको पहले भी बताया था हमने कि इसके पहले एक योजना अवकाश यानी प्लानिंग हॉलीडे हुआ था, तो अब ये योजना इस दौरान चली ना। ये इस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट दोबारा आ चुकी थी और यहाँ पर कोशिश ये की गई कि पिछले जो आज़ादी के बाद के 30 वर्ष हैं उनमें क्या विकास या किस ढंग से विकास हुआ अर्थव्यवस्था का, इसका एक जो कह सकते हैं कि ओवरव्यू लेते हुए बेरोजगारी को दूर करने की बात की गई। यही कारण है कि छठी पंचवर्षीय योजना में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम चले हैं ना, जिनका इम्पैक्ट आप बाद में भी देखते हैं। इसमें खासतौर से 1980 में ना पूरे भारत में लागू किया गया IRDP है ना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, या इसी साल फिर NREP ना जैसे कार्यक्रम चलाए गए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है। फिर 1982 में ना एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया गया, ड्वाकरा। ठीक है ना। ड्वाकरा ये जो कार्यक्रम है इसमें विशेष रूप से जो ग्रामीण महिलाएं हैं है ना, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसकी कंटिन्यूटी हम बाद में दूसरे रूप में देखते हैं वो है RLEGP, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है ना, GP यानी गारंटी प्रोग्राम। वास्तव में यही प्रोग्राम है ना फिर एक अधिनियम के माध्यम से यानी एक वैधानिक तरीके से ना 2006 में आगे आता है हमारे सामने, जिसको नरेगा कहा गया। ठीक है ना। बाद में यही बन गया मनरेगा है ना। तो 2009 से इसी प्रोग्राम को कहा जाने लगा मनरेगा, उसके पहले इसका नाम था नरेगा है ना। तो नेशनल जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है इसकी गारंटी का ये एक्ट या अधिनियम बनाया गया था। ठीक है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना में IRDP, NREP ना, ड्वाकरा, RLEGP इस तरह के जो प्रोग्राम हैं ये खासतौर से बेरोजगारी को दूर करने के लिए और उसमें भी विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर इसे दूर करने की कोशिश करने का जो प्रयास है वो शुरू किया गया। और साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं और बच्चे हैं उनके विकास के लिए कार्यक्रम चलाया गया। अब हम बात करेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना की है ना, जो स्वाभाविक है कि 1985 से लगा करके और 90 के बीच में संचालित हुई। इस कार्यक्रम की दो खास बातें हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि आगे जो हम लोग LPG रिफॉर्म के रूप में 1991 के आगे से हम जानते हैं, वस्तुतः उसकी कहीं ना कहीं धीमी जो शुरुआत है यानी लिबरलाइजेशन की शुरुआत है, उदारीकरण की शुरुआत है, वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में कर दी गई थी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसी योजना में एक रोल ऑन प्लान है ना, जो सो कह सकते हैं अनवरत योजना है ना, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी स्वीकार किया गया था। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसे समझना होगा। जैसे ये जो विचार है रोल ऑन प्लान का, अनवरत योजना का, ये गुरनार मेडल ने दिया था। तो गुरनार मेडल
जिनकी पुस्तक है एशियन ड्रामा ना, वो इन्होंने ही ये विचार रखा था रोल एंड प्लान का, और इसी को भारत में ना थोड़ा उसका भारतीकरण करके, भारत के परिवेश में उसको ढाल करके ना, पहले कोशिश की थी जनता पार्टी सरकार ने, लेकिन चूंकि उनकी कोई पंचवर्षीय योजना आगे बढ़ ही नहीं पाई, तो अल्टीमेटली फिर ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। इसी समय कुछ 21वीं शताब्दी का नारा चला था, क्योंकि 15 वर्षों का एक विजन बनाने की कोशिश की थी उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने, जिससे कहा गया था कि 2000 तक सबको शिक्षा, है ना, हेल्थ बाय 2000, सबको स्वास्थ्य 2000 तक, इस तरह की बातें जो हैं वो शुरुआत की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। लेकिन 7वीं पंचवर्षीय योजना जो सबसे ज्यादा जानी जाती है वो है JRY, है ना, और NRY के लिए, जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना, ठीक है ना। एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए थी और दूसरी नगरीय क्षेत्र के लिए थी, है ना। 1989 में संचालित ये योजनाएं ना काफी आगे काम करती हैं, क्योंकि इनका जो अप्रोच था वो व्यक्ति को सीधे रोजगार देने की करने के साथ साथ, जैसा कि पहले का अप्रोच था, उसके साथ इन्होंने जो ग्रामीण क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको डेवलप करने की बात शुरू की थी, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि 80 के बाद से जो पंचवर्षीय योजना है उनका एक बार फिर से ब्रेक हुआ, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। और जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है वो 1992 से शुरू हुई। तो स्वाभाविक है कि 2 लगातार वर्षों के लिए एक साल करके जो योजनाएं बनाई गई उसे तीसरा प्लानिंग हॉलिडे कहा गया, है ना। इसी कारण से हमने आपको बताया था कुल मिलाकर के 6 प्लानिंग हॉलिडे हुए 6 वर्षों के लिए। अंतिम रूप से आप कह सकते हैं कि जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है ये 1992 से लगा करके और 97 के बीच संचालित की गई, ठीक है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसमें मानव संसाधन विकास, ना, इसको प्राथमिकता दी गई ना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यहां पर एक चीज ध्यान रखने की है कि आपको पता है कि नई आर्थिक नीति से पहले जितना भी आर्थिक विकास का या औद्योगिक विकास का काम था वो सार्वजनिक क्षेत्र के नेतृत्व में हो रहा था। लेकिन जब हमने लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी नई आर्थिक नीति में अपनाई तो स्वाभाविक है कि सार्वजनिक क्षेत्र से ये चीज शिफ्ट होकर के, ये जो दायित्व है ये शिफ्ट होकर के निजी क्षेत्र की ओर आने लगा। और ऐसे में सरकार के पास पूरा मौका था कि वो अपना जो पैसा है वो मानव संसाधन विकास की तरफ लगाए, ठीक है ना। यही मानव संसाधन विकास की प्रक्रिया है जिसमें आप कई ऐसी चीजें देखते हैं, जैसे इसी समय PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, है ना, ये चलाई गई थी, ये 1993 में, है ना। और इसके बाद 1995 में स्कूलों में मिड डे मील, है ना, इसका क्रियान्वयन शुरू किया गया था, ठीक है। और इसी तरह से जो वृद्धावस्था पेंशन है या मातृत्व लाभ योजना है ना, इस प्रकार की जो स्कीम है ये सब 1995 में शुरू की गई, यानी इसी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। तो यहां पर आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो गवर्नमेंट है वो अपने को सीधे सीधे औद्योगिक विकास से अपना फोकस हटा करके और जो मानव संसाधन विकास है इसकी तरफ उसने लगाया, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है उसकी जो शुरुआत होती है वो 1997 से लगा करके और 2002 के बीच में। अब यहां से आपको मालूम है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना तक सभी एक क्रम से चलती जाएंगी, इसलिए आपको जो टाइम स्पन है, टाइम पीरियड है, उसे याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। उसे आप 5-5 साल जोड़ करके कर सकते हैं, जैसे 2002 से आगे फिर 2007 तक, 2007 से 12 से 17 ना, तो ये आगे की जो योजनाएं हैं वो काफी कुछ क्लियर हो जाएंगी। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना वो यहां पर आई और इसमें खास बात ध्यान रखनी है अगर आपको, तो यहां पर जैसे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अंत्योदय योजना, ठीक है ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस तरह की योजनाएं सन 2000 में शुरू की गई थी। और यहीं पर यानी इसी पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान
ना, क्योंकि वो मानव संसाधन विकास का जो क्रम है वो चलता आ रहा था, जिसका कि सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो स्वाभाविक है कि किस में देना था, वो देना था शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ना, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में देना था। ठीक है ना। यही कारण है कि जो ये आपकी नवी पंचवर्षीय योजना है, इसमें सामाजिक न्याय और समता, है ना, सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, सामाजिक न्याय एवं समता को, है ना, मुख्य लक्ष्य बनाया गया था। जैसे 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन को विकास को बनाया गया था, वैसे ही नवी पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और समता को मुख्य लक्ष्य बनाने की जो घोषणा है वो की गई थी। ठीक है ना। अब यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि 2002 के बाद, है ना, जो अगली योजना रहेगी 2007 तक रहेगी। कौन सी? 10वीं पंचवर्षीय योजना, है ना। तो 10वीं पंचवर्षीय 2002 से 7 तक रहेगी, और इसमें भी वही हाल रहा कि जो ग्रामीण विकास और ये समता की बातें हैं, इनको आगे बढ़ाने की कोशिश लगातार जारी रही। और इसी में एक महत्वपूर्ण योजना सामने आई थी, वो थी नरेगा, है ना, जिसको अभी हम पहले भी बता चुके हैं आपको। 2006 में शुरू हुई और बाद में 2009 से इसी को कर दिया गया मनरेगा। बस असली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि इसके पहले की जितनी भी रोजगार योजनाएं थी वो सब एक कार्यक्रम के रूप में थी। कार्यक्रम का मतलब हुआ कि कैबिनेट से पारित करके उनको लागू किया गया था। ठीक है। लेकिन नरेगा जो है वो संसद द्वारा पारित कानून के आधार पर किया गया था, ये एक्ट के आधार पर किया था। तो इसका निश्चित रूप से एक स्टैट्यूटरी जो स्टेटस है वो इसे मिला हुआ है ना, आज तक ये चल रही, इसको मिला हुआ है। अब इसी क्रम में जब हम 11वीं पंचवर्षीय योजना पर जाएंगे तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो तीव्रतर समावेशी विकास है ना, इसको मुख्य लक्ष्य बनाया गया है ना, यानी फॉस्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। अब यहां पे ध्यान रखना है आपको, यह शब्द समावेशी, इंक्लूसिव का मतलब यह होता है जहां पर कोशिश यह रहती है कि अर्थव्यवस्था के विकास में सभी लोगों का योगदान हो और साथ में उसका जो लाभ है वो भी सभी को मिले। तो स्वाभाविक है कि ये सभी में किस तरह से जो विषमता होती है पहले से चली आ रही थी, जैसे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में आपने बहुत बार ये बात सुनी होगी कि ये इंडिया है, ये भारत है ना। तो नगरीय जो क्षेत्र है उसको इंडिया के रूप में कहते हैं, उसकी शाइनिंग की बात करते हैं। लेकिन वहीं पर भारत यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी गरीबी की बात करते हैं, उसमें विषमता की बात करते हैं, उसमें तमाम प्रकार की बदहाली की बात करते हैं। तो इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, पुरुषों और महिलाओं की इनकम, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा किसी एक क्षेत्र का ज़्यादा विकास हो जाना, दूसरे क्षेत्र का पिछड़ा हो जाना, है ना, वो बीमारू राज्य टाइप की बातें करना, जिसमें यूपी, बिहार ना, उड़ीसा, इस तरह के जो राजस्थान, इस प्रकार के जो प्रदेश हैं उनका, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, है ना, पंजाब, हरियाणा, गोवा, इस प्रकार के विकसित। तो ये जो अंतर है, चाहे वो व्यक्ति के लेवल पर हो, चाहे वो क्षेत्र के लेवल पर हो, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से हो, इस प्रकार के अंतर को समाप्त करके ज्यादा से ज्यादा उसमें एक संतुलन पैदा करना, एक सामंजस्य पैदा करना विकास के क्षेत्र में और उसके लाभ के वितरण में, इसे कहा जाता है इंक्लूसिव, यानी समावेशी दृष्टिकोण। इसी दृष्टिकोण को अपनाया गया था और 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसी के लिए अधिक समावेशी यूज किया गया है ना, कि और भी अभी इंक्लूजन चाहिए। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में अधिक समावेशी, ठीक है ना, तथा सतत विकास, है ना, यानी जो विकास की निरंतरता है उसको बढ़ाने की बात की गई और तेजी के साथ। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कि 2012 से लगा करके और 17 के बीच में रहेगी। तो स्वाभाविक है कि ये 12वीं पंचवर्षीय योजना ही अंतिम पंचवर्षीय योजना साबित हुई, क्योंकि इसके बाद से फिर नीति आयोग ने अपना जो 3 वर्षीय एक्शन प्लान है ना, या 7 वर्षीय जो स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट है, या 15 वर्षीय जो उसका विजन प्लान है, इसको लागू करना शुरू कर दिया। ठीक है। और एक तरह से अप्रोच ही चेंज हो गया। अब जो सिर्फ जो लोकल बॉडीज हैं या स्थानीय क्षेत्र हैं या राज्य हैं, उनको ज़्यादा स्वतंत्रता मिली अपनी योजनाओं को बनाने में। केंद्र की जो भूमिका है वो नगण्य हो गई और वो सिर्फ परामर्श तक और उनके मूल्यांकन और उनके गाइडेंस तक सीमित हो गई। ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना है आपको कि जब ये सारी चीजें चल रही थी और फिर सरकार में एक बदलाव आया 2014 में, तो
तो कुछ नई चीज़ें हैं जिनको कि थोड़ा सा अगर आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। उस तरह के सवाल शुरू किए जाते हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में योग दिवस को मान्यता दी गई, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि उसके कारण से 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक उपलब्धि थी भारत की दुनिया के परिप्रेक्ष्य में। इसी तरह से स्वच्छता अभियान, है ना, ये सब एक अलग विषय हैं जिनको लेकर के काफ़ी चर्चा की जा सकती है। तो जो स्वच्छता अभियान है, जनधन योजना है ना, एक मिशन इंद्रधनुष याद आता है, बहुत इंपॉर्टेंट था 2014 में। मिशन इंद्रधनुष में बच्चों को 7 प्रकार के रोगों की प्रतिरोधी क्षमता वाले जो टीके हैं, वैक्सीन है, वो वैक्सीनेशन का एक इम्यूनाइजेशन का और वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम चलाया गया था। चूंकि इसमें 7 रोग कवर किए गए थे, इसके लिए इसका नाम दिया गया था मिशन इंद्रधनुष, ठीक है ना। तो मिशन रेनबो। इसी तरह से अगर हम और आगे बढ़ें तो 2015 में, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत पॉपुलर कार्यक्रम रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से 2016 में अगर देखा जाए तो जो पीएम उज्ज्वला योजना है ना, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में मुफ्त सिलेंडर बांटे गए, गैस सिलेंडर बांटे गए, एलपीजी के सिलेंडर बांटे गए ना, ये योजना काफ़ी महत्वपूर्ण रही। इसी तरह से स्टैंड अप और स्टार्टअप योजनाएं हैं। ये सभी योजनाएं वास्तव में जो साल दर साल आगे बढ़ी हैं, इनको थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में और अच्छी तरह से पैठ बढ़ाने की, और साथ ही साथ योजना जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको समझने की। क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो प्रयोग है, चाहे वो समावेशी विकास का एक सवाल आए, चाहे वो समावेशी विकास के कुछ विकल्पों को दिया जाए, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के कोई बात की जाए, वितरण को लेकर के बात की जाए, तो इस तरह की जो कार्यक्रम है, इस तरह की जो योजनाएं हैं, वो निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। और ये कंटेंट के रूप में आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप फैक्ट के क्षेत्र में भी काफ़ी मजबूत रहें, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों के लिए पंचवर्षीय योजना का एक संक्षिप्त इतिहास। ये बहुत ही संक्षेप में हमने बताया है। आप ये सब चीज़ें बहुत डिटेल से भी पढ़ सकते हैं, जितना आपके पास समय हो उसके हिसाब से इसको आप पढ़ते रहिए, लेकिन कम से कम इतनी जानकारी तो बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जो भारत, क्योंकि ये तो साइड फ्रंट हो गए इकोनॉमी के, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि सुरक्षा के साथ इकोनॉमी बहुत गहरे से जुड़ी होती है। क्योंकि जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तभी हमारी सुरक्षा मजबूत होती है, जब सुरक्षा मजबूत होती है तभी अर्थव्यवस्था को शांतिपूर्ण माहौल मिलता है आगे बढ़ने के लिए। तो जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, जो आणविक विस्फोट है, वो एक 1974 में यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय किया गया था, और दूसरा वो किया गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय में, है ना, 1998 में। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा अलग से भी ध्यान रखिएगा कि 9वीं पंचवर्षीय योजना और 5वीं पंचवर्षीय योजना वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं, या कह सकते हैं कि इनमें ये घटनाएं घटी हैं, ठीक है। अब आपको हम एक दूसरी दिशा की तरफ ले जाते हैं जो कि आपको इकोनॉमी को बहुत गहरे से समझने में मदद करेगी, है ना। इस प्रकार का एक कह सकते हैं कि आपको जो मंत्र है ना, या कह सकते हैं कि इस तरह का जो एक विशेष प्रकार की जो कार्य प्रक्रिया है वो समझाने की कोशिश करते हैं। आपने अभी तक 2 चीज़ें खास तौर से पढ़ी, एक राष्ट्रीय आय, दूसरा प्लान डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब जो राष्ट्रीय आय है इसको हम सामान्य आय के रूप में सामने रख लें, है ना, कि और किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में सोचना शुरू करें तो जो व्यक्ति के संदर्भ में, परिवार के संदर्भ में इकोनॉमी का स्वरूप होता है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी उसी तरह की घटनाएं घटती हैं, है ना। इसलिए इसको बहुत ही वैश्विक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, इंडिविजुअल लेवल पर अगर आप उसको समझने की कोशिश करें तो किसी इकोनॉमी को बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो जैसे अगर हम ये देखें कि एक व्यक्ति है, उसकी कुछ आय है ना, उसकी इनकम है, तो वो इस इनकम का क्या करेगा, ठीक है ना। बड़ा सिली क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी सोचिए कि इस इनकम का क्या करेगा। तो आपको लगेगा कि भाई इनकम है तो क्या, खाओ पियो मौज करो, है ना। तो इसका मतलब कि इस इनकम का वो एक प्रयोग किस में करेगा, उपभोग में, कंजम्पशन में। वो उसे कंज्यूम करने की कोशिश करे, अनेक प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को खरीद करके उनको अपने लिए उपलब्ध करा करके और उनका अधिक से अधिक उपयोग करने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको कि वो सारी इनकम अपना कंजम्पशन में नहीं लगाएगा, है ना। यही बाकी और जीवों से जो मनुष्य है उसका एक अंतर है ना। क्योंकि मनुष्य अपने उपभोग के साथ साथ, वर्तमान उपभोग के साथ साथ भविष्य के बारे में भी चिंतित रहता है, इसीलिए उसका कुछ हिस्सा वो निश्चित रूप से सेव करेगा, बचाएगा, बचत। तो आय के 2 बड़े
कह सकते हैं कि मुद्दे होते हैं, एक कंजम्पशन का और दूसरा सेविंग का, है ना। उपभोग भी करेगा और बचत करेगा। अब यहां पर इन दोनों चीजों को आपको समानांतर आगे समझते जाना है, जिससे कि आपको कल को जितने भी चैप्टर्स आगे आए, है ना, वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर वो उपभोग करेगा, अपने उपभोग को बढ़ाएगा, कंज्यूम करेगा, चाहे वो वस्तुएं हैं वो या सेवाएं, तो निश्चित रूप से उस प्रकार की वो क्या करेगा, डिमांड करेगा, मांग पर करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि मांग किस पर डिपेंड करेगी, उसके कंजम्पशन लेवल पर, और कंजम्पशन लेवल किस पर डिपेंड करेगा, उसकी आय के लेवल पर। आय ज्यादा होगी तो कंजम्पशन भी ज्यादा, कंजम्पशन ज्यादा तो इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा होगी। ये बात समझ में आ रही है ना। इसी तरह से अब हम दूसरे लेवल पर चलते हैं। बचत जितनी होगी, अगर उस बचत को एक्टिवेट किया जाए, उसे गतिशील बनाया जाए, मतलब कहने का कि उसको जो वित्तीय संस्थान हैं, बैंक इत्यादि हैं, इनमें अगर उसको हम प्रयोग करें, उसको ऐसा नहीं कि बचत को हम सिर्फ उठा करके सोने के रूप में, किसी प्रीशियस स्टोन के रूप में या कैश ही उसको डंप कर दें। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से वो अर्थव्यवस्था के विकास में लाभदायी नहीं होता। लेकिन अगर हम बचत को हम बैंकों में, या जैसे हमने कहा शेयर मार्केट में या कहीं भी वित्तीय प्रणाली में, अगर उसको हम जो अर्थव्यवस्था की फाइनेंशियल मेन स्ट्रीम है उसमें अगर हम डालते हैं, तो वो हमारा ना निवेश कहलाएगा, है ना, इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। निवेश का मतलब क्या हुआ, निवेश, विनियोजन, इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब होता है पैसा लगाना। तो हमने तो बैंक में लगाया, लेकिन बैंक या स्टॉक मार्केट या जो भी और वित्तीय संस्थान हैं वो इसको ना कैपिटल मार्केट में या मनी मार्केट में लगाएंगी, और उससे इंडस्ट्रिस्ट उसको, या जो उद्यमशील लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, वो उसको ऋण के रूप में लेंगे या शेयर के रूप में लेंगे, या जिस तरह से भी वो उस फंड को रेज करेंगे, और उस फंड का प्रयोग फिर वो और तमाम इंडस्ट्री वगैरह लगाने में करेंगे, उत्पादन को बढ़ाने में करेंगे। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि बचत से क्या होता है, निवेश बढ़ता है। तो अगर निवेश बढ़ाना है देशी लेवल पर, है ना, क्योंकि ये तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, लेकिन देशी लेवल पर अगर निवेश बढ़ाना है तो किस पर डिपेंड करेगा, कहीं ना कहीं वो बचत पर डिपेंड करेगा। और बचत किस पर डिपेंड करेगी, इनकम डिपेंड करेगी। तो इसका मतलब हुआ कि मांग और निवेश दोनों ही इनकम के बढ़ने पर निर्भर करती हैं, है ना, क्योंकि जहां तक विदेशी निवेश की बात है वो तो तब आकर्षित होगा ना जब हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। जैसे कहा जाता है ना कि भाई अगर आप अपनी सहायता स्वयं करेंगे तो दूसरे भी आपकी सहायता करेंगे, अगर आप खुद ही अपनी सहायता करने लायक नहीं है तो दूसरा भी कोई सहायता नहीं करेगा, बल्कि वो तो दया और करुणा की निगाह से आपको देखेगा। तो इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात यहां पर नहीं सोचिए। वो जब हमारी इकोनॉमी अच्छी रहेगी, बेहतर ढंग से ग्रो कर रही होगी, बढ़ रही होगी, तो अपने आप जो विदेशी निवेश है वो आकर्षित होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से उपभोग से मांग डेवलप होती है और बचत से निवेश, और यही जो निवेश है ये कहीं ना कहीं पूंजी निर्माण करता है। पूंजी निर्माण का मतलब हुआ कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कि जो मशीन, भवन या और दूसरे एसेट्स होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो पूंजी निर्माण है वो किस पर डिपेंड करेगा, इन्वेस्टमेंट पर। तो कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट पर, इन्वेस्टमेंट बचत पर, ये एक क्रम दिमाग में आपको रखना है। जब इस प्रकार का पूंजी निर्माण होगा तो निश्चित रूप से जो कैपिटल एसेट्स हैं वो बढ़ेंगी, और उसी का परिणाम होगा कि जो उद्योग वगैरह हैं इनको लगाया जाएगा। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि उद्योगीकरण, व्यापार वाणिज्य, इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ेंगी, और जो इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ेंगी तभी ये जो मांग है वो मीट आउट हो पाएगी। क्योंकि यहां पे ध्यान रखिए कि पहले भी आपने अर्थव्यवस्था में क्या किया है, अर्थव्यवस्था में आपने आय को बढ़ा करके, उपभोग का स्तर बढ़ा करके मांग बढ़ा दी है। अब यहां पर ध्यान रखना है कि अगर इस मांग को पूरा करने के लिए सप्लाई नहीं आई, अगर इस मांग को पूरा करने के लिए वस्तुएं और सेवाएं अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं हुई, और तो कीमतें बढ़ जाएंगी, है ना, जिसको आप लोग समझते हैं इन्फ्लेशन के रूप में, तो कीमतें बढ़ जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में उस मांग को बराबर करने के लिए, संतुलित करने के लिए, उस मांग को अपेक्षित रूप से पूरा करने के लिए जरूरी है कि उत्पादन हो, ठीक है ना। और वो उत्पादन कहां से होगा, उत्पादन तभी होगा जब इस प्रकार की, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्शियरी सेक्टर हो, वहां पर इस प्रकार के उत्पादन बढ़ाए जाएंगे, जिसको हम सिंबॉलिक शब्दों में कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमें चीज़ें उत्पादित करने के लिए इकाइयाँ बनानी पड़ेंगी। इस प्रकार की जो उत्पादक इकाइयाँ, यानी इस प्रकार के जो हम प्रोडक्शन यूनिट्स यूज़ करेंगे, लगाएंगे, वो कहाँ से लगाएंगे, तभी तो लगाएंगे जब पूंजी उपलब्ध होगी। और पूंजी कहाँ से आएगी, पूंजी आएगी जो
लोगों ने बचत किया है या लोगों ने निवेश किया है। तो यहां पर ये उत्पादन जब आएगा और इस प्रकार से जब उत्पादन इकाइयां लगेंगी, उत्पादन बढ़ेगा, औद्योगिकरण बढ़ेगा, व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है कि इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा कि एम्प्लॉयमेंट लेवल यानी जो रोजगार है इसमें भी बढ़ोतरी होगी। और जब रोजगार के में बढ़ोतरी होगी, उत्पादन बढ़ेगा, फिर रोजगार बढ़ेगा, तो यही उत्पादन अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा आय। क्योंकि राष्ट्रीय आय में आपको अच्छी तरह से ध्यान होगा कि आपको बताया गया था कि जो भी जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस है ना, जीवीए के आधार पर, जीवीए के योग के आधार पर निकाली गई जो कांस्टेंट प्राइस पर जीडीपी है, वही वास्तव में राष्ट्रीय आय है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब इस प्रकार का उत्पादन बढ़ेगा तो यही उत्पादन क्या बन जाएगा? इनकम। और अगर इनकम बढ़ेगी तो फिर उपभोग का स्तर बढ़ेगा, फिर बचत का स्तर बढ़ेगा, उपभोग का स्तर बढ़ेगा तो फिर मांग बढ़ेगी, बचत बढ़ेगी तो फिर उसके निवेश और पूंजी निर्माण के माध्यम से उत्पादन की इकाइयां लगाई जाएंगी और इससे परिणाम यह होगा कि फिर रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, अब जब रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो फिर उपभोग करने की बात करेंगे। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो चक्र है, अगर ये पॉजिटिव दिशा में चल गया तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था लगातार ग्रो करती जाएगी, है ना, वो लगातार वो अपनी जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ाती चली जाएगी। ठीक है ना। तो ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि उत्पादन बढ़ाया जाए, और उत्पादन बढ़ने के लिए जरूरी है कि एक तरफ दो चीजें चाहिए उत्पादन बढ़ाने के लिए। एक तो पर्याप्त रूप से कैपिटल उपलब्ध हो, है ना, पूंजी उपलब्ध हो, और दूसरी तरफ से डिमांड भी हो, क्योंकि कैपिटल उपलब्ध है लेकिन अर्थव्यवस्था में डिमांड नहीं है ना। तो जो उत्पादक हैं वो इकाइयां लगाने के लिए या इंडस्ट्री लगाने के लिए क्यों उत्सुक होंगे? क्योंकि उससे तो उनका नुकसान होने लगेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है आपको कि किसी भी प्रकार के उत्पादन बढ़ाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तरफ तो पूंजी चाहिए, दूसरी तरफ मांग चाहिए। अब इसका उल्टा सोचिए, अगर मांग है किसी अर्थव्यवस्था में लेकिन उत्पादन की इकाइयां लगाने के लिए पूंजी उपलब्ध नहीं है, तो लाख मांग हो, कैसे आप पूरा करने के लिए आप उत्पादन इकाइयां लगा पाएंगे? तो वहां पर कीमतें बढ़ती चली जाएंगी। तो इसलिए दोनों ही कंडीशन तभी पूरी होगी जबकि हमारे पास पर्याप्त इनकम हो, और इनकम खुद क्या है? उत्पादन। ठीक है, तो यहां पर कह सकते हैं कि इनकम खुद एक प्रकार से उत्पादन है। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए हमको उत्पादन चाहिए, और जितना उत्पादन बढ़ेगा उतना ही वो अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी। इसीलिए कहीं आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति गरीब इसलिए है क्योंकि वो गरीब है, और एक व्यक्ति अमीर इसलिए है क्योंकि वो अमीर है। क्योंकि आपने अभी क्या देखा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन चाहिए। यहां पर ध्यान रखिए, यहां पर हमने आय लिखा है, लेकिन आय भी अल्टीमेटली क्या है? उत्पादन ही तो है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही तो है। ठीक है ना। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए मांग भी चाहिए और पूंजी निर्माण भी। इन दोनों के लिए चाहिए हमारे पास उपभोग और बचत, और इन दोनों के लिए चाहिए आय। आय का मतलब भी अल्टीमेटली प्रोडक्शन। ये अगर आपने फार्मूला अच्छी तरह से समझ लिया है तो निश्चित रूप से बेरोजगारी के ऊपर के जो सवाल होंगे, गरीबी के ऊपर जो सवाल होंगे, इन्फ्लेशन के ऊपर जो सवाल होंगे, इन सब बातों को समझने में, अर्थव्यवस्था की तह तक जाने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे आगे के लेक्चर्स में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम आपको छोड़े जाते हैं इस फार्मूले को याद करने के लिए, और इसको जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, अच्छी तरह से अपने मन में बैठा लीजिए, जितना इसको आप अंदर से महसूस करिए, और महसूस करिएगा व्यक्ति के लेवल पर कि व्यक्ति की अगर इनकम बढ़ेगी तो वो अपना उपभोग भी बढ़ाएगा और अपनी बचत भी बढ़ाएगा। जब बचत बढ़ाएगा तभी जाकर बैंक अकाउंट खोलेगा, है, तभी वो उसका दिमाग चलेगा कि हाँ शेयर में पैसा लगाएं कि ना लगाएं, या कहाँ पैसा लगाएं कि हमारी जो बचत है वो और बढ़े। और दूसरी तरफ उपभोग बढ़ाने के लिए वो मांग करेगा, और वो जाकर के मार्केट में ढूंढेगा कि वो वस्तुएं और सेवाएं हैं जिनको वो चाहिए, जो उसके लिए चाहिए। और मांग तो आप जानते हैं कि मांग तो असीमित होती है। शुरुआत भले उसकी आवश्यकता से हो, लेकिन तो असीमित होती है। तो जितनी भी मांग बढ़ती जाएगी उतना ही आगे अर्थव्यवस्था भी ग्रो करती जाएगी। तो अर्थव्यवस्था को ग्रो करने के लिए जो मांग है और निवेश, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम आपको आगे बताएंगे, जो कि इन्फ्लेशन का चैप्टर होगा। क्योंकि इन्फ्लेशन अगर आपको समझ में आती है तो काफ़ी बातें या काफ़ी रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे, जिनको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से ये शब्द ऐसा है जिसको लेकर के अक्सर कन्फ्यूज़न भी रहता है और जिज्ञासा भी रहती है। तो शायद अगले वीडियो को देखने के बाद आपके पास ये जिज्ञासा या कन्फ्यूज़न ना रहे। थैंक यू दोस्तों। समझ में अगर आ रहा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।